हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को बता रहा हूँ। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किससे रिलेटेड है? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बहस हुई तो पता चला कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या होता है। ये एक एक बड़ा सा साइंटिस्टों के लिए एक बड़ा मसला बन गया। इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने काम किया, लेकिन जिनमें से सबसे ज़्यादा कामयाब काम करने वाले जो लोग थे वो थे H.E. हेग्जले और A.F. हेग्जले। इन्होंने 1954 के अंदर एक्सप्लेन कर लिया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कितने इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्या क्या तब्दीली आ रही होती है मसल्स के अंदर, और उन्होंने इस सारे इवेंट्स को एक थ्योरी की शक्ल में पेश किया और उस थ्योरी का नाम रखा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। याद रखिएगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत दफ़ा बोर्ड में पूछा जा चुका है, फेडरल बोर्ड में भी और हमारे जितने कैपीके के बोर्ड्स हैं उन सब में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो आइए इस लेक्चर के अंदर मैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो समझाने जा रहा हूं कि होता क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। H.E. हेग्जले और A.F. हेग्जले ने इस बात को एक्सप्लेन करते हुए दो पॉइंट में डिवाइड किया। पहले बताया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उस दौरान क्या होता है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन उस वक्त शुरू होती है जब नर्व इंपल्स ब्रेन से एक मैसेज सीधा मसल तक पहुंचता है। मसलन मैं इस वक्त सोच रहा हूं कि मैं अपना हाथ ऊपर उठाऊं, तो हाथ ऊपर उठाने जैसे मैं सोचता हूं तो मेरे ब्रेन से एक पैगाम जो है वो नर्व इंपल्स की सूरत में यहां इन बाइसेप मसल्स को पहुंच रहा है। बाइसेप मसल जो है उसका अंदर कंट्रैक्टाइल यूनिट जो हमारे पास मौजूद है उसे हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर इज द बेसिक कंट्रैक्टाइल यूनिट, और आप समझ लें कि बेसिक मायो फाइबर जो है इसका मसल का बेसिक यूनिट है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे पूरा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब होता कैसे है, जैसे ये एक एक्शन पोटेंशियल हम इसे कहते हैं, ये यहाँ मेम्ब्रेन तक पहुंचता है और मेम्ब्रेन इसकी जो है इसकी सार्कोमियर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। जैसे ही सार्कोलीमा तक मैसेज पहुंचता है तो सार्कोलीमा के साथ ही एक चीज अटैच होती है, उसे इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नर्व इंपल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होती है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होते ही उसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं और वो अपने कैल्शियम आयन एक्टिवेट करके रिलीज कर देती है अंदर की तरफ, और अंदर खास किस्म के नालियां होती हैं उन्हें टी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। उन टी ट्यूब्यूल्स के जरिए फौरन के फौरन वो कैल्शियम आयन सारे के सारे, ये अंदर समझ लें कि ये पूरा एरिया इसका सार्कोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म की तरह है। सार्कोप्लाज्म में ये सारे कैल्शियम आयन बिखर जाते हैं और अंदर तक चूंकि ये जो इसकी सार्कोप्लालीमा होती है वो अंदर तक इन्वेजिनेट हुई होती है, इसलिए वो बड़ी जल्दी कैल्शियम आयन को अंदर इन एक्टिन फिलामेंट्स तक पहुंचा देती है। जैसे ही ये एक्टिन फिलामेंट तक पहुंचता है तो यहां आप गौर करेंगे कि ये मायोसिन है, ये ब्लैक वाली एक्टिन है। एक्टिन और मायोसिन के हेड को जोड़ने से रोकने के लिए यहां बीच में ऐसे रिस्ट्रिक्शन एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें ट्रोपोनिन कहा जाता है या ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है। ट्रोपोमायोसिन ने इनको रोका हुआ है, ये इनके साथ इनको बाइंड नहीं होने दे रहे। अब जैसे कैल्शियम आयन इनसे आके अटैच होते हैं तो ये इनको घुमा देते हैं, एक्टिन को घुमा देते हैं। एक्टिन के रेशे ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं, जब ट्विस्ट होते हैं तो ये जगह हट जाती है, ये रिमूव हो जाती है और हेड को यहां जोड़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन फिर भी हेड इनके साथ जुड़ नहीं सकता क्योंकि उसको एनर्जी की जरूरत है। अब फौरन एक एटीपी मॉलिक्यूल आता है। एटीपी मॉलिक्यूल जब इन हेड के साथ एक एटीपी मॉलिक्यूल जुड़ता है, एटीपी आपको पता है एनर्जी करेंसी है, जब एटीपी मॉलिक्यूल यहां जुड़ता है तो ये इस हेड को एक्टिव करके ऊपर उठाकर इसके साथ जुड़ाकर बाइंडिंग कर लेता है, ब्रिज बना लेता है। इस तरह ये सारे ब्रिज एक साथ जुड़ जाते हैं और जब जुड़ जाते हैं तो मायोसिन क्या करता है, ये दरमियान वाला जो थिक फिलामेंट है ये क्या करता है कि एक्टिन के दोनों साइड को अंदर की तरफ खींचता है। इन पिनों के ऊपर गौर कीजिएगा, दरमियान वाला रेड जो है ये मायोसिन है और ऊपर वाले दोनों क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। फॉर एग्जांपल इस वक्त ये इस कंडीशन में है, ठीक है जी, ये ऐसे मौजूद है। अब जैसे ही इनके साथ
कैल्शियम आयन बाइंड हुआ, इसके ब्रिजिंग हो गई, हेड बन गए, तो ये दरमियान वाला नहीं हिलता बल्कि ऊपर वाले दोनों इसके ऊपर इस तरह स्लाइड कर रहे होते हैं आगे पीछे। तो ये आगे की तरफ स्लाइड करते हैं तो ये यूं इनकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है। इस तरह से ये पुश हो जाते हैं। इस फिगर को आप देखें, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, इन्होंने इसको खींचा है और एक्टिन को खींचकर करीब ले आए। जब करीब ले आए तो मसल के अंदर क्या तब्दीलियां वाकई होती हैं? पहली तब्दीली ये वाकई होती है कि जेड लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। पहले यहां से लेकर यहां तक थी, अब यहां से यहां तक हो गई, करीब हो गई। एच जोन यहां मैंने बनाया हुआ है, एच जोन दरमियान का डिसअपीयर तकरीबन हो जाता है, खत्म हो जाता है, नजर ही नहीं आता। ए बैंड भी छोटा हो गया, आई बैंड भी थोड़े थोड़े छोटे हो गए, एक दूसरे के क्लोजर आ गए और क्लोजर आने की वजह से मसल की टोटल लेंथ जो है उसमें कमी आ गई। और इस मसल की जब लेंथ कमी आ गई और वो इस तरह थिक हो गया, मोटा हो गया, तो उस कंडीशन को हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। उस वक्त तक मसल कॉन्ट्रैक्ट लेगा जब तक उसको दो चीजें प्रोवाइड होती रहेंगी। कौन कौन सी? एक कैल्शियम आयन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुसलसल उसकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आयन देती रहेगी कैल्शियम, और इसके साथ साथ एटीपी मौजूद होगी मसल्स में। एटीपी एनर्जी करेंसी है, जब तक वो मिलती रहेगी तो ब्रिज बने रहेंगे और मायोसिन जो है वो एक्टिन को खींचकर सेंटर की तरफ, सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ ले जाएगा और मसल जो इतना लंबा था वो खिंचकर इतना छोटा हो गया। अब आप देख सकते हैं ये इतना लंबा है और ये इतना छोटा हो गया है। दिस फिनोमेना इज नोन एज मसल कॉन्ट्रैक्शन, और ये है जनाब उसके मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वापस रिलैक्स कैसे होता है वो इस तरफ थोड़ा सा आप गौर करेंगे। रिलैक्स यूं होता है कि सडनली जब पीछे से जो नर्व इंपल्स है वो रुक जाती है तो फौरन के फौरन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर जो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो किस्म है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो फौरन अपने कैल्शियम आयन को वापस रिसीव करती है कैल्शियम पंप के जरिए और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो कैल्शियम आयन को फौरन वापस खींच लेती है और जैसे ही कैल्शियम आयन यहां से रिमूव हो जाते हैं तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये वापस ट्विस्ट करके उसी पोजीशन में आ जाता है कि ब्रिजेस के सामने उसका वो एरिया आ जाता है कि जो उसको अटैच नहीं होने देता, बाइंडिंग साइट को रिस्ट्रिक्ट करने वाला एरिया सामने आ जाता है। ये ट्रोपोमाइसिन का ब्रिज टूट जाते हैं। जैसे ब्रिज टूट जाते हैं तो मसल वापस अपने रिलैक्स सिचुएशन में चला जाता है और इस कंडीशन को हम मसल रिलैक्सेशन कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। यहां भी एनर्जी, इसको जोड़ने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है और वहां से ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। यानी दो एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो गए, एक जोड़ने के लिए, एक तोड़ने के लिए। यानी ब्रिज बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ब्रिज को तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जब ब्रिज बनता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो छोटा हो जाता है, उसे मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब इनके दरमियान एक्टिन और मायोसिन के दरमियान ब्रिज टूटता है तो मसल जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है, जिसे मसल रिलैक्सेशन कहते हैं। इस तरह मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, रिलैक्स करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और कैल्शियम आयन यहाँ और आपकी नर्व इंपल्स जो है, चूंकि मसल हमारे दिमाग के ताबे होते हैं, हमारे ब्रेन के ताबे होते हैं, जब वहां से ये मैसेज आएगा तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। तो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है याद रखिएगा कि वो ऑल एंड ऑल होती है, थोड़ा थोड़ा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, एक साथ पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहां पार्शली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है जी, आई होप आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा और आप ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड किए होंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है क्या। अब आप इस लेक्चर को पॉज करके जो बातें मैंने लिखी हैं उन्हें भी आप लिख सकते हैं और एंड पर ये डायग्राम बना सकते हैं। एक इंतहाई आसान सी चीज़ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।